तो पावर रेंजर्स का 30th एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड पावर रेंजर्स ऑलवेज एंड फॉरएवर फाइनली नेटफ्लिक्स पर आ चुका है। और स्पेशली इस एपिसोड को देखने के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार नेटफ्लिक्स का 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया। तो ये एक्सटेंडेड एपिसोड कैसा था, इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिला, और आज का सबसे ज़रूरी सवाल कि मेरे 200 रुपये वसूल हुए या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बिली से, जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए जी वेव के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके जोर्डॉन को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया और जोर्डॉन तो वापस नहीं आए, लेकिन रीटा रेपल्सा फिर से जिंदा हो गई। जिसके बाद रीटा ने अपने फुट सोल्जर्स के साथ बिली पर हमला किया, जिसके बाद बिली के दोस्त उसकी मदद करने के लिए आ गए। और यहाँ पर हमें देखने को मिला वो माउंटेन बैटल वाला सीन जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। और इसी माउंटेन बैटल के दौरान रीटा रेपल्सा ने बिली पर एक जानलेवा हमला किया, लेकिन तभी बीच में ट्रीनी आ गई और ट्रीनी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके बिली को बचा लिया। जिसके बाद बिली और जैक ये सोच रहे थे कि वो ट्रीनी की बेटी मिन को उसकी मौत के बारे में कैसे बताएंगे, लेकिन उन्हें खुद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मिन ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया। इसके बाद एपिसोड के अंदर 1 साल का लीप आया, जहाँ पर हमने देखा कि जैक मिन का लोकल गार्डियन बन चुका है और मिन अपने आप को पिछले 1 साल से ट्रेन कर रही है अपना बदला लेने के लिए। करीब 1 साल तक गायब रहने के बाद रीटा रेपल्सा एक दिन अचानक लौट आई और हमें पता चला कि रीटा रेपल्सा ने एक टाइम मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो पिछले 30 साल का इतिहास बदलने की कोशिश करेगी। फिर चाहे उसके लिए उसे पावर रेंजर्स को उनकी पावर्स मिलने से पहले खत्म करना हो या फिर अपने यंगर सेल्फ के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो ताकि उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ सके। और पावर रेंजर्स उसके इसी काम को रोकना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान रीटा रेपल्सा ने कुछ रेंजर्स को कैप्चर कर लिया अपनी मशीन को एक्टिवेट करने के लिए, जिसके बाद सिर्फ बिली और जैक वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद रीटा रेपल्सा ने अपने फुट सोल्जर्स की मदद से दुनिया भर में हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पावर रेंजर्स ने बेंडोरा प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो बेंडोरा प्रोटोकॉल है ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसे पावर रेंजर्स के द्वारा किसी भी तरह की यूनिवर्सल थ्रेट जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन आने पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पर ये देखना अच्छा लगा कि इतने सालों बाद भी पावर रेंजर्स थक कर नहीं बैठ गए हैं, वो अभी भी तैयार हैं लड़ने के लिए और वेरियस फ्रंट्स पर दुनिया को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए। इसी बीच कुछ पुटी पेट्रोलर्स एंजल ग्रुप पर हमला कर देते हैं, तो कुछ एक्शन हमें वहां पर भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा 9 को रीटा रेपल्सा की लोकेशन का पता चल जाता है और इसी दौरान हमें एडम का वीडियो कॉल भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टॉमी ओलिवर ने कैथरीन से शादी कर ली है और उनके बेटे का नाम जेजे है। इसके अलावा एडम एसपीए के लिए काम कर रहा है, जो बिली की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रूबियन एम्पायर से लड़ रहे हैं। और इसी दौरान हमें मिन और जैक के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि मिन बहुत ही ज्यादा डिस्परेट है रीटा रेपल्सा से अपना बदला लेने के लिए। लेकिन जैक उसे एक बहुत ही बढ़िया से मोनोलॉग के साथ सिखाता है कि जो वो कर रही है वो इंसाफ नहीं है बल्कि वो बदला है, और यहाँ पर सवाल उसके बदले का नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को बचाने का है। इसके बाद रेंजर्स चांद पर चले जाते हैं रीटा को रोकने के लिए। मिन येलो रेंजर की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और बहुत सारे एक्शन और एक सस्ते से सीजीआई वाली मेगाजॉर्ड बैटल के साथ पावर रेंजर्स रीटा को हरा देते हैं, अपने दोस्तों को आजाद कर देते हैं और एक बार फिर से दुनिया को बचा लेते हैं एज यूजुअल। अब अगर ओवरऑल इस एपिसोड को देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड की तरह फील हो रहा था जिसके अंदर वही सब चीजें थी जो हम पहले भी पावर रेंजर्स के अंदर देख चुके हैं। मतलब एक विलन आया अपने एक शैतानी प्लान लेकर, शुरुआत में पावर रेंजर्स को कुछ परेशानियां हुई अपने डिफरेंसेस की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने हर चीज को ओवरकम किया और फाइनली विलन को हरा दिया। यही चीज इस एक्सटेंडेड एपिसोड में भी हमें देखने को मिली, इसलिए कुछ भी नया नहीं लगता। इसके अलावा जिस तरह से रीटा को वापस लाया गया वो तरीका ही मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से रीटा को वापस लाना था तो कुछ भी रैंडम लॉजिक देकर उसे वापस ले आए। इसके अलावा इस एपिसोड के वीएफएक्स भी मुझे कुछ जगहों पर थोड़े से फीके से लगे, खास तौर से उस मेगाजॉर्ड बैटल वाले सीन में, क्योंकि वो मेगाजॉर्ड बैटल वाला सीन पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस बनाने की बजाय कन्वेंशनल वेज को फॉलो किया जा सकता था और प्रॉप्स के साथ शूटिंग करने के बाद वीएफएक्स के थ्रू उस सीन को और ज्यादा इनहेंस किया जा सकता था। अगर इस तरीके को फॉलो किया जाता तो मेगाजॉर्ड बैटल वाला सीन मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर लग सकता था। इसके अलावा मुझे कई जगहों पर ऐसा भी लगा कि ये एपिसोड नॉस्टैल्जिया पर खेलने की कोशिश कर रहा था। फिर चाहे बात करें जैक के डांस करते हुए लड़ाई करने की या फिर एंजल ग्रोव की कुछ पुरानी लोकेशंस दिखाने की, लेकिन एज इंडियंस हम इस चीज से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस ने पावर रेंजर्स के शुरुआती सीजन्स को देखा नहीं है बल्कि देखकर खत्म किया है। इस वजह से हम नॉस्टैल्जिया को उस हद तक फील नहीं कर पाते। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन फैंस
जिन्होंने अपने बचपन में माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स को टीवी पर देखा था, उन्होंने इस एपिसोड को ज्यादा एंजॉय किया होगा। इसके अलावा इस एपिसोड का मुझे एक ड्रॉबैक ये भी लगा कि ये एपिसोड आपको इमोशंस फील करने का टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से आप उनका इम्पैक्ट भी फील नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 55 मिनट में और क्या ही दिखा देंगे। तो देखो, किसी ने बोला नहीं था कि 55 मिनट का ही एपिसोड बनाओ। हम फैंस हैं, हम 55 मिनट तो क्या, हम 2 घंटे भी बैठ सकते थे, लेकिन चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए टाइम देना चाहिए था। क्योंकि ये देखना बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि पावर रेंजर्स अपनी जिस दोस्त को 30 साल से जानते थे, उसकी मौत पर दुखी नहीं हो रहे थे, बल्कि ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अपनी दोस्त की मौत की खबर उसकी बेटी को कैसे बताएंगे। इसके अलावा ट्रीनी की बेटी मिन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था, वो भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मतलब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी मेरे ख्याल से। उसने एक ही गलती 2 बार की। अरे भाई, जब तुझे पता है कि तू मॉर्फ नहीं हो पा रही है, तो क्या जरूरत थी विलन्स के सामने अकेले जाने की। अब देखो, वो एक रेंजर की बेटी है, तो जाहिर है कि उसके अंदर अग्रेशन और करेज होना जेनेटिकल है, लेकिन बहादुर होने में और बेवकूफ़ होने में फ़र्क होता है। मतलब इतने भी बहादुर मत बनो यार कि तुम्हारी बहादुरी बेवकूफ़ी लगने लग जाए। खैर, मिन तो बेवकूफ़ थी ही, लेकिन हमारे पावर रेंजर्स और भी ज़्यादा महान हैं। जब वो आसानी से मिनटॉर और स्लिज़र्ड को मार सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं मारा। बिली को ये कहते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि हमें हर वक्त तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यार, तुम लोग अपनी जवानी में 100 से ज़्यादा विलन्स को मार चुके हो, अब बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा संत आ गया कि तुम तबाही नहीं मचाना चाहते। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। कुल मिलाकर बात यह है कि एपिसोड आपको ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं देता। जितना ट्रेलर में दिखाया गया था और जितना हमने स्पेकुलेट कर लिया था कि इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, उतना ही एपिसोड में भी था। बल्कि हम लोग टाइम ट्रैवल की भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टाइम ट्रैवल भी इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। अब देखो, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज इससे कौन सा दौरा पड़ गया है जो ये बस बुराई ही किया जा रहा है। तो देखो, ऐसा नहीं है। इस एपिसोड में वाकई कुछ ऐसी चीजें थी जो सही में अच्छी थी। वीएफएक्स की अगर बात करें तो स्वॉर्ड फाइट को अगर हटा दिया जाए, तो पूरे एपिसोड के अंदर जितना भी वीएफएक्स का काम था वो काफी अच्छा था। इस एपिसोड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी स्टोरी नहीं है, बल्कि इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसे काफी सीरियस रखा गया है। और काफी सालों बाद हमें पावर रेंजर्स के अंदर इस तरह की सीरियसनेस देखने को मिली, और ये देखकर काफी अच्छा लगा कि पावर रेंजर्स आखिरकार थोड़े डार्क हो रहे हैं, क्योंकि पावर रेंजर्स की यूनिवर्स के अंदर फाइनली एक रेंजर को मरते हुए दिखा दिया। अब देखो, वैसे तो हमें पता है कि ट्रीनी क्वान का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की 2001 में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और इसी वजह से इस एपिसोड के अंदर ट्रीनी क्वान को मरते हुए दिखाना पड़ा। लेकिन इस इंसिडेंट को पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना एक काफी बोल्ड मूव था। अब देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सुपर हीरोज को मरते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से स्टोरी में एक तरह की डेप्थ आती है, जिसे हम एज अ ऑडियंस फील करना चाहते हैं। इसके अलावा इस एपिसोड का रन टाइम सिर्फ 55 मिनट्स है, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन का फायदा ये होता है कि कहानी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करती है। यह एपिसोड कहीं पर भी बोर नहीं करता, और शुरू से लेकर अंत तक आपको अपने आप से बांध कर रखता है। इसके अलावा इस एपिसोड के एंड में ये भी क्लियर हो गया कि टॉमी ऑलिवर का कैरेक्टर फिलहाल पावर रेंजर्स यूनिवर्स के अंदर जिंदा है। साथ ही जोर्डॉन के वापस आने की उम्मीद भी बन रही है। इसके अलावा हमें एसपीए के बारे में भी थोड़े बहुत ग्लिम्स दिए गए। हालांकि बहुत कुछ रिवील नहीं किया गया, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि एसपीए ट्रूबियन एम्पायर से लड़ रहा है, तो वो देखना भी काफी मजेदार था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी में हमें एसपीए के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। और इस सब के बाद अंत में वो जो म्यूजिकल क्लिप आया, उसने सच में इमोशनल कर दिया था। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं और मेरे जैसे बहुत से इंडियन फैंस पावर रेंजर्स के शुरुआती सीजन्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर सीन ने काफ़ी हद तक इमोशनली हिट किया। ऑल्दो हम सबको पता है कि पावर रेंजर्स ज़्यादातर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला पर चलते हैं, और किसी भी एपिसोड के क्लाइमैक्स को ज़्यादातर पॉजिटिव ही रखा जाता है, लेकिन इस एपिसोड में पोटेंशियल था एक डिफरेंट टेक लेने का। अगर इस एपिसोड के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा हो जाता जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तो पावर रेंजर्स के आने वाले सीजन्स के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ सकता था। क्योंकि हम सबको पता है कि पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स में लॉर्ड जेड वापस आ चुका है, तो अगर इस एपिसोड के एंड में रीटा भी किसी तरह से बच जाती और आगे चलकर हमें कॉस्मिक फ्यूरी में लॉर्ड जेड और रीटा की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलती, तो वो देखने में काफी मजा आ सकता था। तो अब आ जाते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, और वो ये कि मेरा पैसा वसूल हुआ या नहीं। तो हाँ, मेरा पैसा काफी हद तक वसूल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पावर रेंजर्स एक कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करते हैं, और हमें पता है कि पावर रेंजर्स के हर एपिसोड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतनी ही एक्सपेक्टेशंस लेकर मैं शो को देखने बैठा था, और इस शो ने मुझे निराश नहीं किया। यहाँ पर इस वक्त एंटरटेनमेंट से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि कंटेंट को सपोर्ट किया जाए, ताकि पावर रेंजर्स में भी कंटेंट का लेवल ऊपर जा सके और पावर रेंजर्स और ज्यादा इम्पैक्टफुल लग सके, क्योंकि बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता। अच्छी बात यह है कि पावर रेंजर्स का आईपी नेटफ्लिक्स के सुरक्षित हाथों में है, और अगर हम फैंस ने सपोर्ट किया
तो बेशक नेटफ्लिक्स पावर रेंजर्स के यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा, जिससे हमें पावर रेंजर्स के स्पिन ऑफ्स और सीक्वल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो अभी इसी वक्त जाकर इसे देखिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें और क्या बेहतर हो सकता था। मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।